नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज की तारीख में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के 21 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। बीजेपी 45 वर्ष की हो चुकी है। बीजेपी आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बड़ी भूमिका है। भारत की सनातन परंपरा में राम आरंभ भी है और अंत भी। राम एक सोच भी है और जीवन शैली भी। राम मुश्किलों से विचलित नहीं होते, मुश्किलों से पार लगाने का रास्ता भी दिखाते हैं। वो तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाते हैं। ये संयोग है कि 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है और इस साल रामनवमी भी, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म उत्सव। त्रेता युग में अयोध्या में पैदा हुए श्री राम ने दुनिया को जिस आदर्श शासन प्रणाली का राह दिखाया उसे राम राज्य के तौर पर जाना जाता है। लेकिन त्रेता युग का राम राज्य कैसा था, ये हम में से किसी ने नहीं देखा है। हजारों साल से लोग अपनी सोच और समझ के हिसाब से राम राज्य की कल्पना करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज का राम राज्य कैसा होना चाहिए, जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड टैरिफ बढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया में मंदी की आहट महसूस की जाने लगती है। दुनिया के ज्यादातर देशों के शेयर बाजार लड़खड़ाने लगते हैं। अमेरिका हो या चीन, यूरोप हो या एशिया, सबकी अपनी परेशानियां हैं। भारत जैसे विशालकाय देश की अपनी चुनौतियां हैं। किसी भी सरकार या व्यवस्था के लिए 1 अरब 40 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए अनाज का इंतजाम, रोजगार की व्यवस्था, पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था, इलाज के लिए अस्पताल खोलना रोजाना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा काम है। ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आज का राम राज्य कैसा होना चाहिए। राम राज्य के लिए सत्ता में बैठे हुक्मरान और हम भारत के लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। अल्ट्रा इंडिविजुअलिस्टिक, अल्ट्रा कंज्यूमरिस्ट और वर्चुअल वर्ल्ड के रिश्तों के लिए रियल वर्ल्ड से कटती सामाजिक व्यवस्था में किस तरह के श्री राम की जरूरत है। चरमराती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए किस तरह की मर्यादा की जरूरत है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली जनरेशन को श्री राम कौन सा रास्ता दिखाते हैं। आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम कैसा होगा आज का राम राज्य में। इस धरती पर ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो अपनी जिंदगी से खुश हैं। 1 अरब 40 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत में कई तरह की चुनौतियां हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में ही है और बेरोजगारों की लंबी चौड़ी फौज भी। उससे भी बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर के पास डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं है। इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक, डिग्री के हिसाब से हुनर नहीं है। दूसरा, हुनर है पर बाजार में नौकरी नहीं है। जिसके पास नौकरी है उसकी सैलरी महंगाई और खर्च के हिसाब से नहीं बढ़ रही। कोई सिस्टम को कोस रहा तो कोई किस्मत को। लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना बहुत मुश्किल काम है। प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करना चाहते हैं। उनके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी खड़ी है। लेकिन क्या विकसित भारत बनाने के लिए संघर्ष करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? इसमें देश के लोगों का आचार विचार, धर्म कर्म कैसा होना चाहिए? ऐसा समाज कैसे बने जिसमें सरकार को 80 करोड़ लोगों की भूख को मिटाने के लिए मुफ्त में सरकारी अनाज बांटने की जरूरत न पड़े। लोग इतने संपन्न और खुशहाल हो जाएं कि खुद ही सब्सिडी को खैरात समझते हुए छोड़ने लगे। स्कूल कॉलेजों में युवाओं को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि उन्हें नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़े। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी राम राज्य के ऐसे ही मॉडल पर काम करना चाहते हैं? भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। एक और 2047 तक विकसित भारत का सपना, दूसरी ओर
देश में गरीब अमीर के बीच लगातार बढ़ती खाई। एक स्टडी के मुताबिक भारत के टॉप 1% लोगों की राष्ट्रीय आय में 22.6% की हिस्सेदारी है। वहीं सबसे गरीब 50% लोग सिर्फ 15% ही कमाते हैं। आज की तारीख में देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त अनाज बांट रही है, जिससे भूखा ना सोना पड़े। हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा किसानी पर निर्भर है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में प्रति किसान परिवार सभी स्रोतों से औसत मासिक कमाई सिर्फ 13,661 रुपए रही, जिसमें से खेती से कमाई का हिस्सा सिर्फ 4,476 रुपए था। किसानों की स्थिति यह है कि सदियों से राम राज्य का सपना देखने वाले देश के ज्यादातर किसान प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत मिलने वाली रकम का बेसब्री से इंतजार करते रहते। बेरोजगारों के आंकड़ों को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं। ऐसे में सरकारी नौकरी और रोजगार में फर्क समझाने की भी कोशिश होती है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि देश की बड़ी आबादी के पास योग्य रोजगार नहीं है। यह सच है कि पूरा देश आर्थिक समस्याओं और बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त है। इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन ने ज्यादातर लोगों को व्यस्त कर दिया है। पढ़े लिखे शहरी युवाओं के लिए डिजिटल क्रिएटर जैसी पहचान शौक भी है और मजबूरी भी। इसी तरह शहरी मध्यम वर्ग की कमाई और महंगाई के बीच ऐसी रेस चल रही है जिसमें बचत की गुंजाइश लगातार घट रही है। ऐसे में देश की बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी योजनाओं की ओर देख रही है, जिसमें मुफ्त अनाज, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई और खाते में कैश ट्रांसफर भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही इकोसिस्टम के बीच राम राज्य लाना संभव है? आज से एग्जैक्टली 20 साल पहले मुझे याद है हमने यहाँ पे सुना था कि हमारा मुंबई भी शंघाई बन जाएगा किसी दिन। क्या चेंज आए हैं? ओनली डिटोरिएशन। सो आई फील जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, मुंबई की बात करें तो कोस्टल रोड वहाँ पे क्रिएट की गई है, लेकिन क्या हेल्थ, क्लिनलीनेस, हाइजीन, पेडेस्ट्रियनाइजेशन, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की कोई विकलांग भी आराम से चल सके शहर में, क्राइम की कंट्रोल, ये सब चीज़ें अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, इनफैक्ट खराब होती चली जा रही हैं। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग की कमाई बढ़ाने का रास्ता बनाना होगा। साथ ही नए रोजगार पैदा करने पर भी खासा जोर देना होगा। मुफ्त की रेबड़ियां बांटने की जगह लोगों को इस लायक बनाने पर फोकस करना होगा जिससे लोग खुद ही सब्सिडी छोड़ने लगें और मुफ्त की सरकारी योजनाओं को लेने से इनकार कर दें। लेकिन इसके लिए मौजूदा राजनीति और युवा शक्ति दोनों को ही बहुत ईमानदारी से प्रयास करना होगा। दुनिया जिस तरह की चुनौतियों से जूझ रही है, उसमें एक ऐसे राम राज्य की जरूरत है जिसमें हर व्यक्ति देश को, राज्य को, समाज को पूरी ईमानदारी से अपना बेस्ट देने की कोशिश करे। चाहे नौकरी में हो या स्वरोजगार में, दोनों को अपना कर्म क्षेत्र मानते हुए उसे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करे। दुनिया में तेजी से होते तकनीकी बदलाव के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखे, तभी आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से राम राज्य के सपने को साकार करना आसान होगा। दुनिया का हर सभ्य समाज अपने हिसाब से राम राज्य की कल्पना को जमीन पर उतारने की कोशिश करता रहा है। वाल्मीकि के राम राज्य में सामाजिक न्याय की बात है तो तुलसीदास का राम राज्य एक यूटोपिया है जहां न कष्ट है और न छोटे बड़े के बीच भेदभाव। 20वीं सदी आते आते राम राज्य आधुनिक उदार लोकतंत्र का रूप धारण कर लिया, जिसका मकसद वेलफेयर स्टेट की स्थापना और लोगों का अधिक से अधिक कल्याण बन गया। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, पर चुनावी मौसम में बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हर तरह के दांव आजमाती है। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे जैसे नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है। एक तरफ औरंगजेब की कब्र, संभल की शाही जामा मस्जिद, ज्ञानवापी मथुरा जैसे मुद्दों को समय समय पर गर्म किया जाता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय की
हिचक को दूर करने के लिए, उन्हें करीब लाने के लिए सौगातें, मोदी किट भी बांटते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज के राम राज्य में चुनाव जीतने के लिए वोटों का ध्रुवीकरण और राजधर्म के नाम पर सबको बराबरी के चश्मे से देखने का काम चलता रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का नया भारत भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास हो, जिसमें सभी नर नारी सुखी हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैं एक बार एक बैंक सखी को मिला, सब बैंक सखियों से बात कर रहा था, तो एक बैंक सखी ने कहा वो गांव के अंदर रोजाना 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का कारोबार करती है। तो मैंने कहा कैसे? नहीं, बोले सुबह 50 लाख रुपया लेके निकलती हूं। मेरे देश के गांव में एक बेटी अपने थैले में 50 लाख रुपया लेकर के घूम रही है, ये भी तो मेरे देश का नया रूप है। 1 अरब 40 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत में कोई भी नेता या सरकार सिर्फ अपने दम पर राम राज्य नहीं ला सकती है। खुशहाल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए लोगों से भी आदर्श और जिम्मेदार आचरण की उम्मीद की जाती है। आदर्श व्यवस्था निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों से पूरी क्षमता और पूरी ईमानदारी के साथ काम की उम्मीद की जाती है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी खुशी खुशी अपना काम करते थे, किसी को किसी से शिकायत नहीं। राम राज्य में हर नागरिक सद्गुणों से भरा हुआ था। तुलसीदास ने राम राज्य में एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की है जिसमें हर नागरिक अनुशासित था, नियमों का पालन करने वाला था, ऊंच नीच का भेद नहीं था। गांधी जी का ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने लेखन में, अपने बोलने में, अपने लोगों को समझाने में, स्वराज्य और राम राज्य। स्वराज्य के लिए उन्होंने कहा कि ये वैदिक शब्द है। उसी तरह से राम राज्य को उन्होंने कहा कि राम राज्य एक राज्य प्रणाली की, राज्य व्यवस्था की ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जिसमें हर कोई बराबर है, हर के साथ न्याय हो सकता है। और इस संदर्भ में देखें तो भारत का संविधान राम राज्य की गारंटी देता है। आज की तारीख में राम राज्य का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से लगाया जा सकता है जिसमें हर व्यक्ति के पास तरक्की का पूरा मौका हो, ऐसी पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेज का इंतजाम हो जहां इस तरह ट्रेंड किया जाए कि पास आउट होने के बाद बेरोजगारी की नौबत न आए, स्किल के हिसाब से रोजगार मिल सके, तकनीक के क्षेत्र में तेजी से होते बदलावों को कबूल करने का हुनर भी सिखाया जाना चाहिए। हर युवा में इस तरह के संस्कार भरे जाने चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक परिश्रम के लिए हमेशा समर्पित रहे। भगवान राम जो थे वो राज कैसे चलाना है, अपने दिए हुए वादे को पूरा कैसे करना है, अपना ही नहीं अपने पिता के दिए हुए वादे को पूरा कैसे करना है, उसके प्रतीक थे। जो राम राज्य की परिभाषा बीजेपी वालों ने बना रखी है वो मुझे नहीं समझ में आता कि राम जी अगर होते, रामचंद्र जी होते तो वो इसको किस तरह से देखते, क्योंकि वो कहीं किसी रूप में राम राज्य की परिभाषा से, जो असली परिभाषा है, उससे मैच नहीं करती है। तो ये मानना कि इनका उद्देश्य ये है कि राम राज्य की तरफ ले जाएं, काश ये राम राज्य की तरफ ले जा सकते, और उद्देश्य होता इनका वहां ले जाने का। श्री राम सुख के प्रतीक नहीं, संघर्ष के प्रतीक हैं। राजमहल में पैदा होने के बाद भी वन जाते हैं, सरयू नदी पार कराने वाले केवट को उसका मेहनताना देते, रावण से युद्ध के लिए किसी रिश्तेदार या मित्र से मदद नहीं मांगते, बल्कि जंगल में रहने वाले वानर भालू की सेना तैयार करते हैं। राम आदर्शों से समझौता नहीं करते, अपने सद्गुणों, कर्तव्य परायणता और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से बड़ी से बड़ी चुनौतियों से निपटते हैं। ऐसे में राम राज्य के लिए युवाओं को आज की चुनौतियों के हिसाब से जूझना होगा।
खुद को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ट्रेंड करना होगा। खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। बीजेपी एक प्रयोग धर्मी पार्टी है जो वक्त के साथ बदलावों को कबूल करती है। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना के बाद से बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए कई प्रयोग किए। श्री राम जो सूर्यवंशी राजपुत्र थे, उन्हें सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा। राम ने राजतंत्र को मर्यादित किया और अपनी प्रजा को करीब लाने का काम किया। राजा को राज्य और प्रजा के बीच संपर्क सेतु के रूप में प्रस्तुत किया। राजा का काम जनता की सेवा है, ये आदर्श भी स्थापित किया। आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनता अपने वोट से शासक का चुनाव करती है। जनता ही ये तय करती है कौन उसकी सेवा करेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने आज बीजेपी को इलेक्शन विनिंग मशीन में बदल दिया है। सरकार और संगठन में मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि उनके सामने दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बीजेपी का राम राज्य मॉडल है, जिसमें गरीबों के लिए घर, खाने के लिए अनाज, सबके लिए शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG, मुद्रा योजना के तहत लोगों को कारोबार के लिए कर्ज, जनधन खाते के लिए सरकारी मदद सीधे गरीबों के खाते में पहुंच रही है। बीमारी की स्थिति में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की गारंटी और कई राज्यों में हर महीने महिलाओं को कैश आर्थिक मदद भी है। लेकिन त्रेता युग के राम राज्य में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए कौन सा मैकेनिज्म था, इसका तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। श्री राम के दौर में अर्थव्यवस्था के स्वरूप और उसमें लोगों की भागीदारी को लेकर भी तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। माना जाता है कि उस दौर में आज की तरह मुद्रा जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। ऐसे में सामान और सेवाओं की अदला बदली ही राम राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार रहा होगा। माना जाता है कि राम राज्य में एक ऐसा पारदर्शी मैकेनिज्म तैयार किया गया होगा जिसमें कोई किसी की मजबूरी का फायदा ना उठा सके। इस समय सरकार के सामने चुनौतियां हैं, उसको वो पार करेंगे और ऐसे समाज का निर्माण होगा, ऐसे देश का निर्माण होगा जिसमें समता होगी, बंधुता होगा और न्याय होगा। आज की तारीख में सरकार अपना खर्च चलाने, विकास कार्य और लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए टैक्स वसूलती है। साल 2017 में मोदी सरकार ने एक देश एक टैक्स सिस्टम लागू करने के लिए GST लागू किया, जिसमें गुड्स और सर्विसेज टैक्स के 4 स्लैब हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य में टैक्स सिस्टम का वर्णन करते हुए लिखा है, मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण चल नाज, तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। मतलब अमीर लोगों की चीज मणि माणिक महंगा किया, वहीं लोगों के रोजमर्रा से जुड़ी जरूरी खाने पीने की चीजों पर टैक्स कम किए। राम राज्य में टैक्स के अलग अलग स्लैब की कल्पना की गई है। इसी तरह लोगों से कितना और कैसे टैक्स वसूला जाना चाहिए, इसका जिक्र करते हुए तुलसीदास कहते हैं, बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होई। मतलब सूर्य जिस प्रकार पृथ्वी से अनजाने में ही जल खींच लेता है और किसी को पता नहीं चलता, किंतु उसी जल को बादल के रूप में एकत्र कर वर्षा में बरसते देखकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इसी तरह टैक्स वसूल करके राजा द्वारा जनता के हित में कार्य करना चाहिए। बीजेपी को राम के रास्ते आगे बढ़ने में सबका कल्याण और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होता दिखता है। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र यानी आज के राम राज्य में फ्रीबीज कल्चर ने हमारी सामाजिक व्यवस्था के बीच एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया है, जो सरकार से मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर तय करता है कि वोट किसे देना है। किसी न किसी एक तबके को लुभाने का प्रोग्राम रहता है। अगर किसी को राहत भी देनी है तो वो इसलिए देते हैं कि, और हर राजनीतिक दल ये करता है कि उस तबके का सपोर्ट मिल जाएगा, और किसी के विरोध में भी कुछ करना है तो किसी तबके की सपोर्ट के लिए करना है। मोदी सरकार के राम राज्य मॉडल में सबको साथ लेकर सशक्त, खुशहाल,
आत्मनिर्भर भारत निर्माण की सोच है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का संगम हो, जिसमें वक्त के साथ कदम ताल करने की क्षमता हो, जिसमें भय मुक्त होकर समाज का कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपने विकास के लिए संभावनाओं को तलाश सके, जहां भेदभाव की कोई दीवार ना हो। श्री राम भारतीय परंपरा में एक ऐसे नायक हैं जो सबको जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। शायद यही वजह है कि मुगल शासक अकबर ने श्री राम और सीता की तस्वीर वाली मोहरें चलाई, जिसे राम टका नाम दिया गया। मुस्लिम शासकों के दौर में रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ। ये श्री राम के समझने और अपने समाज के लिए एक आदर्श व्यवस्था बनाने की चाह का हिस्सा रहा होगा। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल श्री राम को अहले नजर और इमाम हिंद कहते हैं। वो लिखते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। इकबाल की नजर में श्री राम का आदर्श सारे हिंदुस्तान को सच्चाई और नेकी का रास्ता दिखा रहा है। भारत में आजादी के बाद कई मौकों पर चुनावों में राम राज्य लाने की बात सुनाई दी, लेकिन राम के नाम पर भारत की चुनावी राजनीति में जगह बनाने में कामयाबी मिली बीजेपी को। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर जिस तरह की राजनीति आगे बढ़ी है, उसमें विरोधी आवाज के लिए जगह दिनों दिन कम होती जा रही है। वहीं त्रेता युग के श्री राम मॉडल में शत्रु से भी ज्ञान लेना शामिल है। ये श्री राम के चरित्र का वो पक्ष है जिसमें अंतिम सांस ले रहे राक्षस राज रावण के पास अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं। शायद ऐसी ही परंपराओं के बीच से संसदीय लोकतंत्र की कामयाबी में पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका बराबर देखी गई होगी। सहयोग और संवाद के साथ एक समरस व्यवस्था का रास्ता खुला होगा। आज संसदीय लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष के बीच संवाद की टूटती कड़ियों को जोड़ने में श्री राम का रास्ता सबके लिए मददगार साबित हो सकता है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जोश और ऊर्जा से लबरेज हैं। लेकिन देश के आम आदमी के मन में कभी कभी ये सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन? राम को आदर्श मानने वाली बीजेपी में आज मोदी का कद इस तरीके का हो चुका है कि अपनी राजनीतिक भूमिका वो खुद ही तय करेंगे। श्री राम के चरित्र में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आज के हुक्मरानों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो बतौर राजा एक तपस्वी की तरह हैं, जहां एक साधारण जन के सवाल पर भी बहुत बड़ा फैसला लेने से नहीं हिचकते। राम मन और कर्म दोनों से लोकतांत्रिक हैं। ऐसे में श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाली बीजेपी की यात्रा को भी समझना जरूरी है। ये जानना भी जरूरी है कि कमल में करंट दौड़ाने के लिए पिछले 45 वर्षों में किस तरह के बीजेपी ने प्रयोग किए हैं। पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए कब कब रास्ता और चेहरा बदला है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 6 अप्रैल 1980 को गिनती के सदस्यों के साथ बीजेपी की नींव रखी गई। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसमें गांधीवादी समाजवाद पर खासा जोर था, जिसके ज्यादातर नेता जनसंघ से निकले थे। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश करने लगी। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी बहुत मजबूत थी। ऐसे में साल 1984 के आम चुनाव में वोट की जमीन पर बीजेपी की पहली परीक्षा हुई। सिर्फ 2 उम्मीदवार ही कमल के निशान से लोकसभा पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही 1985 के चुनाव में महसूस हुआ कि उसे अपनी जड़ों की तरफ लौटना है, तो 1987 से भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता बदला। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का झंडा उठाया बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने। तब एक डेडली कॉम्बो बना आडवाणी वाजपेयी का। हिंदुत्व का चेहरा बने आडवाणी और हर दिल अजीज उदारवादी वाजपेयी। नतीजा ये रहा कि 5 साल बाद ही बीजेपी 2 से लोकसभा में 85 सीटों पर पहुंच गई। तब देश में मंडल की आंधी चल रही थी। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार हो गए। जो अंध भक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की,
उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला है, और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का है। आडवाणी का राम रथ जहां जहां गया, बीजेपी के पक्ष में आंधी चलने लगी। हिंदुत्व का ऐसा ज्वार पैदा हुआ कि कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। देश की राजनीति सेकुलर और कम्युनल खांचे में बट गई। वो साल 1996 का था। आडवाणी ने देश के मिजाज और राजनीतिक चरित्र को देखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले वाजपेयी का नाम आगे कर दिया। बीजेपी के 161 कमल खिल गए। लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गठबंधन सरकार बनी और वाजपेयी प्रधानमंत्री। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 13 दिन में ही वाजपेयी सरकार गिर गई। इस दौर में सत्ता के लिए जो गठबंधन बना, उसमें बीजेपी ने अपने बुनियादी मुद्दों मसलन अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370 हटाने और समान नागरिक संहिता को किनारे रख दिया। वाजपेयी विस्तार की राजनीति करते थे तो रिश्तों को सहेजना भी जानते थे। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। साल 1998 में फिर बीजेपी का परचम लहराया। वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। गठबंधन सहयोगियों को संभालते वाजपेयी सरकार चलाते रहे। 2004 आते आते सत्ता में बैठे बीजेपी के ज्यादातर रणनीतिकार हाईटेक तरीके से आम आदमी के मूड का विश्लेषण करने लगे। शाइनिंग इंडिया के नाम पर लहर पैदा करने की कोशिश होने लगी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और बीजेपी केंद्र की सत्ता से आउट हो गई। लेकिन राज्यों में कई क्षत्रप बीजेपी को मजबूती दे रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी को चेहरा बनाने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला, तो 2014 के लिए बीजेपी ने बड़ा फैसला लेने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। आडवाणी के कड़े विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी को पार्टी का चेहरा बना दिया गया। मोदी के नाम पर ऐसी सुनामी पैदा की गई जिससे पहली बार बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, वो भी प्रचंड बहुमत से। बीजेपी बम थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छी तरह समझ रहे थे कि ये जीत तो सिर्फ एक पड़ाव है, पार्टी को अभी बहुत आगे लेकर जाना है। ये नए दौर की बीजेपी थी जिसमें बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। नई सोच के युवा नेताओं को संगठन और सरकार दोनों में जगह मिली। मोदी शाह की जोड़ी हर छोटे बड़े चुनाव को गंभीरता से लड़ने लगी। तेजी से देश के अलग अलग राज्यों में कमल खिलने लगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2014 से बड़ा जनादेश मिला। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता खुला। पिछले साल जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बीजेपी का एक पुराना वादा पूरा हुआ। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटकर 240 पर सिमट गईं। पीएम मोदी ने तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली और मजबूती से अपने चिरपरिचित अंदाज में फैसला ले रहे हैं। मोदी शाह के दौर में बीजेपी ने पहले चरण में कांग्रेस को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी नंबर 1 माना और उसे पटकनी भी दी, पर क्षेत्रीय दलों को हराना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल रहा। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि भारत के नक्शे पर अभी भी कई ऐसे क्षत्रप मजबूती से खड़े हैं जो कभी भी बीजेपी के अश्वमेध के घोड़े को रोक सकते हैं। आज की बीजेपी में विपक्ष को किनारे लगाने वाली सोच भी साफ झलकती है। साथ ही सियासी विरोधियों से संवाद के लिए दिनों दिन जगह भी कम होती जा रही है। आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल हो जो सत्ता में होता है तो शायद विकसित भारत के लिए कमोवेश उसे इसी तरह के एजेंडे को आगे बढ़ाना पड़ता, जैसा पीएम मोदी कर रहे हैं। आज की बीजेपी के राम राज्य में गवर्नेंस का मोदी मॉडल है तो पार्टी में कड़ा अनुशासन भी और किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने की चाह भी। जबकि श्री राम सबको साथ लेकर चलने के प्रतीक हैं, वो अविश्वास नहीं विश्वास के प्रतीक हैं। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।